नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीके से संबंधित विषय देखेंगे और यह सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जीके के तहत भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक। ठीक है, तो इसके तहत हम राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फिगर तिरंगा। ठीक, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 क्षैतिज पट्टियां। केसरिया रंग सबसे ऊपर है, सफ़ेद बीच में, ठीक है, और हरा रंग सबसे नीचे है। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है कि केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर है, सफ़ेद बीच में, हरा रंग सबसे नीचे। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, और सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। ठीक है, सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इसका प्रारूप, जो चक्र है, इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ठीक, इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद पट्टी के लगभग बराबर व्यास में है। ठीक है, और इसमें कुल 24 तीलियां हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो नीले रंग का चक्र है, इसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, यानी वहाँ से अपनाया गया है। ठीक है, और इसमें 24 तीलियां हैं। शीर्ष में जो केसरिया रंग है पट्टी, वो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी है, वो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। तो सफ़ेद पट्टी शांति और सत्य का संकेत देता है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ठीक है, और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक, ये हमें याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण या डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक, तो इस तरह से हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखें। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखकर याद कर लें, किसी भी परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक का फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक का फिगर ये है। तो भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो सारनाथ में, जो वाराणसी में है, वहाँ पर अशोक का सिंह स्तंभ वहाँ पर है, उसी की अनुकृति है जो हमारा राजकीय चिन्ह है। मूल स्तंभ में सिंह, शीर्ष पर 4 सिंह हैं। ठीक है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ठीक है, इसमें 4 शेर हैं, 3 दिखाई देते हैं, चौथा पीछे की तरफ है, वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और इन 4 शीशों के शेरों के नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक वल्लरी में, ठीक है, एक वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा। तो क्या क्या जानवर है नीचे? हाथी है, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है, एक सांड है, तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। ठीक है, तो एक सिंह भी है। तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं, जैसे एक हाथी बना है तो बीच में चक्र, फिर घोड़ा के बीच में चक्र, घोड़ा और सांड के बीच में चक्र, सांड और सिंह के बीच में चक्र। ठीक है, एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर धर्म चक्र बना हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। ध्यान देना है कि राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड, बाईं ओर एक घोड़ा है। ठीक है, जो हमने ऊपर बात की थी वही ये। तो दाएं और तथा बाएं छोर पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। आधार पर पदम छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे ये अगला मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। यहाँ पर देखिए, सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पर इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, चक्र के नीचे। ठीक है, ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये हमें याद रखना है।
और इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय गान जो है स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, जन गण मन के नाम से प्रख्यात शब्दों और संगीत की रचना जो है वही भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तो कि जन गण मन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ठीक, अब इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला तो यही पूछा जाएगा राष्ट्रगान क्या है, तो आप बताएंगे जनगण मन है। अगर पूछा जाए राष्ट्रगान की गायन अवधि कितने सेकंड की है, तो 52 सेकंड, 52 सेकंड्स में ये गाना गाया जाना चाहिए। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये डेट हमें याद रखनी है, 24 जनवरी 1950 को। 2950 यहाँ गलती से लिखा है, आप इसे 1950 कर लें। ठीक है, तो ये है। तो हमने देखा कि ठीक, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। इनकी रचना है आनंद मठ, इसी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। तो वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में आनंद मठ में लिखा गया है। ठीक है, इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सत्र में गाया गया था। ठीक है, तो पहली बार 1896 में कोलकाता सत्र में गाया गया था, जबकि राष्ट्रीय गीत 1911 में कोलकाता सत्र में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के गायन की जो अवधि है वो 65 सेकंड है, जबकि राष्ट्रगान की क्या थी, 52 सेकंड्स थी। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत की 65 सेकंड है, 65 सेकंड है। ठीक है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को, इसमें भी 2950 लिखा है, 1950 है। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये हमें याद रखना है, 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत को भी और राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय पंचांग जो है राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग की बात कर रहे हैं तो हम, क्या है, ये शक संवत पर आधारित है। पहले तो हमें ये याद रखना है कि शक संवत पर आधारित है। चैत्र जो है ये पहला महीना होता है राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से सामान्यतः 365 दिन निम्नलिखित सरकारी परियोजनाओं के लिए इसे अपनाया गया। किस लिए अपनाया गया, भारत के राजपत्र के लिए, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर के रूप में, और लोक सदस्यों को संबोधित सरकारी सूचनाएं भी इसी शक संवत यानी राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, दी जाती हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र जो होता है वो 22 मार्च को होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से जो हिंदी महीना है वो चैत्र है, और एक चैत्र 22 मार्च को होता है। ये यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर लीप वर्ष है तो 21 मार्च हो जाएगा। ठीक है, सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एक चैत्र होगा और लीप वर्ष में 21 मार्च को। राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। आप देख सकते हैं फिगर। तो कमल का जो नाम है वो है निलंबो नूसीफेरा गेर्टन। ठीक है, एक कुल का नाम है इसका, और भारत का यह राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है। इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है, और यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही याद रखना, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, निलंबो नूसीफेरा गेर्टन है। ठीक है, राष्ट्रीय फूल है, बस इतना बहुत है। ठीक है, राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो यह बरगद है। ठीक है, आप पेड़ देख सकते हैं बरगद का, तो बरगद का पेड़ है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है फाइकस बेंगालेंसिस है। ठीक है, तो इतना ही याद इसमें रखें। और भी अगर जानकारी देखें तो जिसकी शाखा यानी बरगद की शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं, जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है, और यह भारत के इतिहास
और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है। ठीक, आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में बैठक करती है। तो इतना बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो पावो क्रिस्टातुस है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी है ये। ठीक है, इसके पंखों इसकी आकृति पक्षी पंखे आकृति की, पंखों की कलगी, आंख के नीचे सफ़ेद धब्बे, लंबी गर्दन, पतली गर्दन। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है। जो नर है वो मादा से ज़्यादा रंगीन दिखता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है। ठीक है, तो ज़्यादा चमकीला होगा, ज़्यादा सुंदर होगा। ठीक है, गर्दन कैसी होगी, ठीक है, रंगीन होगी, नीला सीना होगा और अति मनमोहक कांस्य हरा रंग होगा इसका, और जो पंखे होंगे, ठीक है, 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। मादा भूरे रंग की होती है, ये बात याद रखना है, मादा भूरे रंग की होती है और नर से थोड़ा छोटी होती है। इसमें पंखों का गुच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो नर का दरबारी नाच, पंखों को घुमाना और पंखों को संवारना सुंदर दृश्य होता है। ठीक है, तो यही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावो क्रिस्टातुस याद रख लेना है और ये अंतर देख लेना है कि नर की आकृति कैसी होती है, रंग कैसा होता है। ठीक है, और मादा की क्या होती है। ठीक है, तो कभी अंतर पूछ ले इस तरीके से। तो राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ है। ठीक है, ठीक है, तेंदुआ टाइग्रिस है। ठीक है, इसकी मोटी पीली लोम चर्म का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। इसमें एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं कि 1973 में, अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी हमें याद रखना है कि बाघ राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, मुद्रा जो की बात करें तो मुद्रा चिन्ह जो है ये आपके सामने फिगर बना हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय मुद्रा का चिन्ह है। यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाली फिगर जो है आर की तरह बनी हुई है। ठीक है, र की तरह। ठीक है, आर की तरह या रा की तरह, और ऊपर बराबर का साइन बना हुआ है इस तरीके से। तो रुपए का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रा, ठीक है, और रोमन लिपि के आर, ठीक है, को मिलाकर बना है। इसमें एक क्षैतिज रेखा बनी है जो ऐसे पैरेलल रेखा हम देख रहे हैं। ठीक है, यह रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया था। डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर हैं श्री डी उदय कुमार। ठीक है, तो हमें याद रखना है किसने इसको दिया था, किसने इसको डिजाइन किया था, श्री डी उदय कुमार, और ये IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना, और इसकी डेट कब अपनाई गई थी। ठीक है, और इसमें देवनागरी लिपि में र है और रोमन लिपि में आर, इसी दोनों को मिला के यह चिन्ह बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 2 पैरेलल लाइन है ऊपर। ठीक, तो इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनको सबको देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।